हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब देखो, जेनेटिक्स पूरी पढ़ लिया हमने और बस हमारे पास लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं। क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अब आपकी ये जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी इसके। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको इसकी ज़रूर कराऊंगी। किसके बाद? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद। तो आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इंटरेस्टिंग तो है ही और साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो, नीट के एग्ज़ाम में इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। और आपको पता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो बहुत स्पेसिफाइड होता है। उसमें आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, आपको बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना होता है वो। और 1 मार्क का होता है, उसमें तो आपको बहुत टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, वो मैं आपको बताऊंगी पढ़ाते समय कौन सा। कभी कभी आपसे प्रोसेस पूछते हैं और बीच के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक का बटन दबाना मत भूलना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या? ह्यूमन जीनोम, this is human genome project. Human genome project, इसको आप क्या कहते हैं? HGP शॉर्ट फॉर्म। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? देखो, जीनोम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ entire chromosome and set of entire gene present on those chromosome. जीनोम मतलब जितने भी टाइप के ह्यूमन बीइंग में जीन्स प्रेजेंट हैं उसको हम ऑल टुगेदर क्या कहते हैं? जीनोम, है ना। देखो, देयर बहुत वेरिएशन है ह्यूमन बीइंग में। आप अपनी ही फैमिली में देखो, सब लोग एक जैसे नहीं हैं, बिकॉज देयर इज अ जेनेटिक डिफरेंस। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कैसे ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ और क्या इसकी ज़रूरत थी। तो ये एक लंबा टॉपिक है, मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ अ गोल और इसके मेथड क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको इसके साइलेंट फीचर और उसका क्या पढ़ाऊंगी? एप्लीकेशंस। ठीक है, 2 वीडियो में पढ़ेंगे छोटा छोटा करके, तो छोटा टॉपिक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो जब हम किसी भी चीज़ के जीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जेनेटिक मेकअप हम देखते हैं। तो व्हाट इज जेनेटिक मेकअप क्या है? उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी व्हाट जेनेटिक मेकअप। देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डीएनए की सीक्वेंसिंग। व्हाट यू हैव टू डू? द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। डीएनए के सीक्वेंस देखना पड़ता है। और डीएनए में हम किसका सीक्वेंस देखेंगे? आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, पता है। वी लुक फॉर द सीक्वेंस ऑफ व्हाट? बेस पेयर। बेस पेयर, और यू कैन से न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस स्टडी करते हैं। फाइन। तो डीएनए में बेस पेयर का सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखने के लिए
हम कैसे देख पाए आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का इन्वेंशन हुआ ऑलमोस्ट 1960s में, तो हमने क्या देखा कि व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए की सीक्वेंसिंग, मतलब उसके ऊपर नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस क्या है, बेस पेयर कैसे हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो उससे क्या तैयार कर सकते हैं जब हम सीक्वेंस करते हैं डीएनए को, तो वी कैन प्रिपेयर अ जेनेटिक मैप। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से वी कैन प्रिपेयर अ जेनेटिक मैप। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इट वाज लॉन्च्ड कब? दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। And this was not done by one country, it was in collaboration with many countries. एक कंट्री के लोगों ने काम नहीं करा, एक तरीके के साइंटिस्ट ने इसमें काम नहीं करा। इसमें बायोकेमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, बायोलॉजी वाले, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसमें काम करा और डिफरेंट कंट्रीज ने इसमें एक रोल प्ले करा। एंड दिस वाज कंसीडर्ड एज विच प्रोजेक्ट? अ मेगा प्रोजेक्ट, जो कि 13 इयर्स में एस्टिमेट करा कि 13 इयर्स में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। सोचो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। एंड इट वाज अंडर international collaboration. It was done in international collaboration में this was done in the international collaboration by different countries. इसमें US, UK, Japan, China and many other countries, France, Germany, they were also involved in this. ठीक है, and human genome project was completed. This project was completed in 2003 में ये project complete हुआ। ठीक है, और इस project को कैसे तैयार करा गया? Database. It was not डन इन हैंड रिटन वे, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर इसको बुक में लिखकर बनाते, पेपर पेंसिल से करते, तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसके लिए हमको 3000, इट वाज सच अ बिग प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज व्हाट? डेटाबेस्ड कंप्यूटराइज्ड प्रोजेक्ट हमने बनाया। This could be done with the help of what? Bioinformatics. Database था ये, कंप्यूटर साइंस का हमने इसमें हेल्प लिया, और it was database by what? A branch that is called Bioinformatics. आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं IP, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज करनी पड़ी इसकी, क्योंकि अगर इसको बुक्स में लिखते तो हमारे पास में इट वाज सच अ बिग प्रोजेक्ट कि आपको 3300 बुक्स और नोटबुक्स हमको यूज करनी पड़ती, और जिसमें आपके कितने पेजेस होते? 1000 पेजेस होते, एंड सो मेनी वर्ड्स, सो मेनी टाइप्स वर्ड्स। तो इतना सारा क्या होता आपके पास में? वर्कलोड। लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से दिस हैज बिकम व्हाट? इजी। सो दिस वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? क्या करना चाहा कि जेनेटिक मैपिंग करी ह्यूमन के जीन्स की, कैसे? डीएनए सीक्वेंसिंग करके।
और डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम? बाय फाइंडिंग द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसेस। ठीक है, इसके लिए जीन का मैप तैयार करा। जीन का मैप क्यों कैसे तैयार कर पाए? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। Project was launched in 1990. It was called as a mega project, done in international collaboration with many countries. ये मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं. Germany was also there, France was also there, and completed in 2003. And all the information was stored in the form of what? Data. So it was the database project, and with the help of what? Bioinformatics. ठीक है. Now what are the goals of this project? ये project इतना बड़ा क्यों करने की सोची? क्या जरूरत थी? जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें कुछ गोल होता है कि व्हाट इज अ गोल. कोई भी अगर हम काम करने जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक गोल है कि मुझे 98% मार्क्स लाने हैं. आपका एक गोल है कि मुझे नीट के एग्जाम में 600 प्लस स्कोर करना है. तो इस प्रोजेक्ट का क्या गोल था? तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट वर द गोल्स ऑफ व्हाट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या गोल थे? These are the goals of human genome project. सबसे पहला गोल क्या था? To identify the human gene. कि ह्यूमन डीएनए में कितने जीन प्रेजेंट हैं. और जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना तो पता चला कि ह्यूमन बीइंग के डीएनए में ऑलमोस्ट 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन डीएनए. ठीक है, ह्यूमन डीएनए में हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट? कितने? 20,000 से लेकर 25,000. और फिर उन्होंने दूसरा गोल क्या था कि इन सारे जीन्स में बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इन दीज जीन्स? तो व्हाट वाज कितना? सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स. अब जीन्स का हम सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे? जब जीन्स की सीक्वेंसिंग करी तो इट वाज फाउंड दैट देयर आर 3 मिलियंस बेस पेयर. कितने बेस पेयर थे टोटल? 3 मिलियन बेस पेयर. ठीक है, और फिर इसका दूसरा गोल क्या था? पहले तो ये पता लगाया कितने जीन हैं, फिर उनका सीक्वेंस क्या है, कैसा बेस पेयर है उसमें. फिर इस इंफॉर्मेशन को क्या करना था? स्टोर द इंफॉर्मेशन. ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या करा? स्टोर कर दिया डेटा की फॉर्म में. ठीक है, सो सारे इसको क्या करा? स्टोर कर दिया. स्टोर करने के बाद में और जो हमने टूल्स इसमें यूज करे थे, थोड़े से बेटर क्वालिटी के टूल्स ले लिए. ठीक है, दिस इज जब सीक्वेंसिंग कर ली, फिर सारी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर ली. ठीक है, देन द नेक्स्ट वाज इम्प्रूवमेंट ऑफ व्हाट? दिस इज इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स. जो आपने टूल्स यूज करे थे उसको इम्प्रूव करा. फिर क्या करा? इस टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया, सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट. ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर.
अदर सेक्टर। अदर सेक्टर का मतलब है जैसे फॉरेंसिक साइंस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, जैसे वैक्सीन बनाने के लिए। तो जब हमें सीक्वेंसिंग पता होगी, हमें पता है कि ये वाला जीन ये काम कर सकता है। सपोज जीन एक्स कैन परफॉर्म फंक्शन वाई एंड यू डोंट वांट फंक्शन वाई, तो उसके लिए हम उसको कैसे सप्रेस कर सकते हैं या उसको कैसे और प्रमोट कर सकते हैं। तो एक सेक्टर है आपका जो ये स्टडी कर रहा है, दूसरा सेक्टर है जो एंटीबायोटिक बना रहा है और वैक्सीन बना रहा है। तो दूसरे सेक्टर में अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना। फिर क्या करना, क्या उन्होंने करा नेक्स्ट, व्हाट वाज द गोल, सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाए, दिस इज व्हाट sequencing of model organism। मॉडल ऑर्गेनिज्म की भी हमने सीक्वेंसिंग करी, जैसे कि और मॉडल ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग क्यों करी, किस लिए, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एंटीबायोटिक्स, इन एग्रीकल्चर फील्ड, टू जनरेट एनर्जी। ये हमने क्यों करा, सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। दिस इज फॉर हेल्थ केयर, दिस इज फॉर हेल्थ केयर, this is for antibiotics, fine, in the for the field of what, agriculture में, fine, and for vaccine, for energy, for environmental problems, this is for energy generation, फॉर एनवायरमेंटल पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस के लिए उन्होंने क्या करा, सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म का। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि से फॉर एग्जांपल ई कोली बैक्टीरिया के जीन की सीक्वेंसिंग करी एंड दे हैव कम टू नो कि ई कोली में कितने 4000 जीन्स प्रेजेंट हैं एंड हैव आल्सो कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ व्हाट, ड्रोसोफिला की बहुत सारी स्टडी करी है, किसने, मॉर्गन ने, लिंकेज बताने के लिए। सो ड्रोसोफिला की भी जीन की सीक्वेंसिंग करी, दिस इज फॉर ड्रोसोफिला एंड ड्रोसोफिला में आपके 13,000 क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। इन ड्रोसोफिला there are 13,000 genes present। ठीक है, ऐसे ही राइस की सीक्वेंसिंग करी, राइस में आपके 32,000 से 50,000 तक जीन्स प्रेजेंट है। राइस इज ओराइजा सटाइवा, द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज, दिस इज ओराइजा सटाइवा, तो इसको हम कहते हैं राइस। तो ओराइजा सटाइवा में देर आर अबाउट 32,000, इसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, 32,000 से लेकर 50,000 तक इसमें क्या है, आपके जीन्स प्रेजेंट है। और इन सब के जीन्स की क्या करी, सीक्वेंसिंग करी। ये क्या मैंने आपको पढ़ाया, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। दिस कुड बी अ क्वेश्चन। मैंने आपके लिए ये पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको लर्निंग में इजी हो जाएगा। क्या, टू आइडेंटिफाई द टोटल ह्यूमन जीन एंड सीक्वेंस ऑन डीएनए, और जीन के अंदर बेस पेयर का क्या सीक्वेंस है। ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 3 मिलियन बेस पेयर्स। फाइन, फिर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करा डेटाबेस में, कंप्यूटर में। फिर देन इम्प्रूवमेंट ऑफ द टूल्स, देन ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करा, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में,
एंटीबायोटिक्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वैक्सीन के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, और इसके लिए हम बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। और हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें उनकी सीक्वेंसिंग पता होगी। हम मॉडल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, है ना। अगर आपको पता है जीन का सीक्वेंस, डीएनए आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग साइंस, बहुत डीप, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी साइंस है ये, और जिससे आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, बट इट इज़ टाइम टेकिंग। ठीक है, सो ये हमारे सब क्या थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल थे। आपने ये सारे गोल समझ लिए होंगे। पहले मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट क्या है, इसके गोल्स क्या हैं। अब बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथड क्या हैं। बिना मेथड मत बताए तो कोई बात ही नहीं है ना। तो व्हाट इज अ मेथोडोलॉजी, मेथड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथड्स क्या हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले भाई देखो क्या चाहिए हमें, ह्यूमन का डीएनए चाहिए, है ना। तो मैं आपको क्या कराऊंगी, दिस इज मेथड और मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मेथड्स कहूंगी क्योंकि दो मेथड है, ठीक है। इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करो तो आपको इजी रहेगा। और इसमें से बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज हैशटैग 100% इम्पॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या हमारे पास मेथड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। देयर आर 2 मेथड। नंबर 1 इज कॉल्ड व्हाट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसको हम कहते हैं EST। दिस स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग्स। तो आपका मैं बहुत स्पेसिफाई करके बताती हूँ कि जैसे आपका डीएनए है, डीएनए का पूरा हिस्सा एक्चुअली बेस पेयर है सारे, और बेस पेयर का सीक्वेंस है। द होल पार्ट ऑफ द डीएनए डज नॉट एक्सप्रेस। सपोज इसमें आपका दिस portion is expressed, suppose this portion is expressed, this portion is expressed, ये आपका expressed है, ये वाला portion भी expressed है, ये भी expressed है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इस expressed एरिया को कट करके निकाल लेते हैं, expressed sequence को टैग करके सेपरेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, कैसे डीएनए कट होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। फाइन, दिस इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। फाइन, अच्छा, इन एरिया को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और जो नॉन एक्सप्रेस रीजन है उनको आपने नहीं करा। अब सेकंड क्या है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एनोटेशन। It's a blind approach. The second method is called what is sequential annotation. इसको हम कहते हैं this is sequence annotation. Sequence annotation में क्या होता है, this is what a blind approach। हम पूरे डीएनए को ले लेते हैं, expressed plus non-expressed. Here we take the whole
ऑफ द डीएनए, पूरा आप डीएनए ले लेंगे, वेदर वो एक्सप्रेस करता है या नहीं करता है। फाइन। So there are two methods. One is called express sequence tags. Second is sequential annotation. Sequence annotation में आप whole sets of the DNA is taken and later we differentiate. बाद में देखो चाहिए तो हमें कौन सा एरिया, सिर्फ एक्सप्रेस्ड है ना, तो हमने यहाँ पे पहले से ही एक्सप्रेस्ड पार्ट ले लिए और यहाँ पे करा यू हैव टेकन द होल डीएनए एंड लेटर बाद में क्या है, आपने जो एक्सप्रेस्ड एरिया है उनको क्या करा, सेपरेट करा। लेटर दे आर व्हाट, सेपरेटेड, बाद में उनको सेपरेट करा। अल्टीमेटली यू नीड व्हाट, एक्सप्रेस्ड एरिया। चाहे आप उसको पहले कट कर लो, चाहे आप उसको बाद में कट कर लो। फाइन। सो देर आर टू मेथड्स। समझ में आ गया आपको? अब इन दोनों मेथड्स, इसके बाद दिस इज द फर्स्ट, ये हमने मेथड बता दिए। अब हम कैसे आगे चलेंगे, इसके हमारे डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। वेदर यू हैव फॉलोड द सिक्वेंशियल और द एनोटेशन मेथड और एक्सप्रेस्ड मेथड। सो आपने सपोज दिस इज अ ह्यूमन सेल में से फ्रॉम द डीएनए, ठीक है, आपने क्या करा कि यू हैव एक्सट्रैक्टेड द टोटल, सबसे पहले आप टोटल डीएनए को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। टोटल डीएनए हैज टू बी आइसोलेटेड, डीएनए हैज टू बी आइसोलेट, आपने डीएनए को आइसोलेट कर दिया। कैसे करा ये भी हम आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे। आज आपको सिर्फ यही याद करना है, ये सारा आपको कहाँ पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी में। आपने ह्यूमन का सेल लिया, उसमें से डीएनए को सेपरेट करा और उसको सेपरेट करके उसके हमने क्या बना दिए, रैंडम फ्रेगमेंट्स। This is number 2. And here at each step what is required, enzymes are required. These are all steps of biotechnology. आपने इसके रैंडम छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्योंकि DNA is very big. Otherwise if we don't cut it into the fragment, it is not very easy to do the sequencing. आपको याद है ना कि what is the length of the DNA, 2.2 मीटर। फिर इतने बड़े DNA की कैसे हम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, तो उसको क्या कर दिए, उसके रैंडम फ्रेगमेंट कर दिए, ठीक है। अब इन फ्रेगमेंट्स की क्या करी हमने, क्लोनिंग करी। ये रैंडम फ्रेगमेंट्स हो गए, पहले आपने डीएनए को आइसोलेट करा, फिर उसके रैंडम फ्रेगमेंट्स करे, ठीक है। अब फ्रेगमेंट करने के बाद आपने इन फ्रेगमेंट्स की, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज रैंडम फ्रेगमेंट एंड ईच स्टेप रिक्वायर्स एंजाइम। आपने इनके क्या करी, क्लोनिंग, इसके क्या तैयार कर दिए, क्लोन्स। अब आप क्लोन कैसे तैयार करेंगे, यू कैन नॉट मेक अ क्लोन ऑफ डीएनए डायरेक्टली। ये भी मैं कहूँगी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि क्लोन बनाने के लिए आप कैसे क्लोनिंग करेंगे कि डीएनए को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, यू हैव टू मेक क्लोन ऑफ द डीएनए। फॉर दिस यू हैव टू ट्रांसफर दिस डीएनए टू द सुटेबल, किसमें, सुटेबल होस्ट में आपको इसको ट्रांसफर करना है, आपको इसको एक होस्ट में डालना है। फिर जब होस्ट मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा डीएनए भी मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब यहाँ पे जो मोस्ट
सुटेबल होस्ट है, तो सुटेबल होस्ट में डालेंगे किस लिए? फॉर एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब इसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी। देखो पहले हमने डीएनए निकाला, उसके रैंडम हमने फ्रेगमेंट करे, फिर हमने उसको क्लोन में डाला, उसकी हमने क्लोनिंग करनी है। कैसे? बाय यूजिंग सुटेबल होस्ट। व्हाट? फॉर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन, जिससे कि हमें उसकी बहुत सारी कॉपी मिल जाएंगी। मोर यू हैव सैंपल, बेटर विल बी द रिजल्ट। अब हमें ये जो सुटेबल होस्ट है, ये हमारे कौन होते हैं? हमने बात करी ना कि यहाँ पे वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द मोस्ट सुटेबल होस्ट, है ना। दिस इज फॉर काहे के लिए? एम्प्लीफिकेशन के लिए। हमने उसकी बहुत सारी कॉपी करनी है, तो हमारे पास मोस्ट सुटेबल होस्ट कौन है? कहाँ हम इस डीएनए को ट्रांसफर करेंगे? वी हैव व्हाट? बैक एंड yak. Back yak. What is this back yak? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कराया, या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम कैसे एक्ट करते हैं? एज अ होस्ट। इनके क्रोमोसोम में ये डीएनए को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस बैक स्टैंड्स फॉर, दिस इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। Fine. And yak stands for East artificial chromosome. Fine. So this is back and this is what? yak. Fine. आपने ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक्चुअली क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो आप जब ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इंट्रोड्यूस करके और इसमें आपने फॉर एग्जांपल दिस इज ह्यूमन डीएनए, ये आपने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, ये मैंने आपको ह्यूमन डीएनए बताया। फाइन। अब व्हेन दिस बैक्टीरियल क्रोमोसोम विल मल्टीप्लाई, नेचुरली ह्यूमन क्रोमोसोम विल आल्सो मल्टीप्लाई। तो हमको बहुत सारी इसकी कॉपी मिल जाएंगी। तो अब हमारा क्या हो गया? डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो गया। फाइन। जो आपने डीएनए के फ्रेगमेंट लिए थे वो हमको बहुत सारे मिल गए। डीएनए का क्या हो गया? एम्प्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, नाउ दीज आर डीएनए फ्रेगमेंट। और मैंने आपको बताया कि हमें एम्प्लीफिकेशन की क्या जरूरत है। मोर यू हैव सैंपल, बेटर विल बी द रिजल्ट। ठीक है, अब हमारे ये जो ऑटोमेटेड डीएनए हैं, they worked according to the principle of what? Frederick Sanger. Frederick Sanger का जो है आपका ये क्या Frederick Sanger ने दिया था? He has given the concept of what? He got the Nobel Prize कि the meaning of the genetic code. Code means this particular amino acid. ठीक है, तो they worked according to the rule of Frederick Sanger's automated principle. Frederick Sanger के प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की क्या करी? सीक्वेंसिंग, इनकी सीक्वेंसिंग करी। And this sequencing was based on what principle? This was based on the principle of Frederick. This is Frederick Sanger. Frederick Sanger ने चेन टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था।
ऑन द बेसिस दिस, ये हमारे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। अब इनकी सीक्वेंसिंग किस प्रिंसिपल पर हुई? द वन विच इज गिवन बाय होम? फ्रेडरिक सिंगर। फाइन, अब हमको इनका सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है। एंड दिस वॉज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू राइट, उसको लिखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपने पढ़ लिया 3 मिलियन बेस पेयर। इतने बेस पेयर को हम कैसे लिख पाता कोई? तो उसका कारण ये जो सारे हमारे सीक्वेंस थे, जो हमारे एनॉटेड सीक्वेंस थे, ऑल दीज सीक्वेंसेस वर असाइंड, ये जो सीक्वेंसिंग हुई, एंड दिस द सीक्वेंसिंग वाज असाइंड ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। सारे जो सीक्वेंसिंग थी, हर क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हुई, एंड दिस वाज अ ह्यूज वर्क, इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और इसको कैसे करा? डेटा बेस की फॉर्म में कर दिया, ठीक है। और आपको नेट पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइन, देखो फिर से मैं आपको बताती हूँ। पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, फिर आइसोलेट करा, फिर उसके रैंडम फ्रेगमेंट करे। फ्रेगमेंट्स के हमको क्लोन चाहिए, क्लोनिंग के लिए उसको सुटेबल होस्ट में ट्रांसफर करा। बेस्ट सुटेबल होस्ट कौन है हमारे? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यहाँ पर उसको जब क्लोन बनाने के लिए हमें वेक्टर की ज़रूरत होती है, तो हमारे ये क्या है? वेक्टर है, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली हमारा सैंपल डीएनए भी क्या करा? मल्टीप्लाई करा। तो जब सैंपल डीएनए भी मल्टीप्लाई करा तो वी गॉट मेनी डीएनए सैंपल। इस प्रोसेस को हमने कहा एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के बाद में हमारे पास एनॉटेड ये जो डीएनए फ्रेगमेंट आए, तो ये हमारे पास इनकी सीक्वेंसिंग करी और हर क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करी। और सीक्वेंसिंग जो है वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल एंड इट वाज डन विच वे? डेटाबेस, ठीक है। ईच क्रोमोसोम वाज सीक्वेंस्ड। और मैं आपको बताऊं कि सबसे लास्ट में कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हुई? बताओ, सबसे लास्ट में किसकी कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हुई? क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट है। टोटल टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग आर 24। आप कहोगे 24 कहाँ से आए? आउट ऑफ 24 क्रोमोसोम सबसे लास्ट में किसकी सीक्वेंसिंग हुई? क्रोमोसोम नंबर 1 की, एंड दैट वाज कंप्लीटेड इन 2006। 2006 में उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो पाई, क्योंकि उसके पास बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर एक बार मेथोडोलॉजी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंशियल एनोटेशन। एक्सप्रेस में सिर्फ एक्सप्रेस पार्ट लेंगे, सीक्वेंशियल में ब्लाइंड अप्रोच है, पूरा आपने डीएनए ले लिया, बाद में एक्सप्रेस्ड एरिया को आप सेपरेट करेंगे। फिर आपने ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, रैंडम फ्रेगमेंट्स बनाए, क्लोन तैयार करे, कैसे? होस्ट यूज करके, वेक्टर की हेल्प से। फिर एम्प्लीफिकेशन करा, एम्प्लीफिकेशन के बाद में इन फ्रेगमेंट्स की आपने क्या करी? सीक्वेंसिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम, एंड दैट वाज डेटाबेस्ड। इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और सबसे लास्ट में कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हुई? क्रोमोसोम नंबर 1 आउट ऑफ टोटल 24 क्रोमोसोम। देखो ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, तो हमारे पास 23 टाइप के हैं, लेकिन जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है उसमें सेपरेशन है ना। तो देखो जो वाई क्रोमोसोम अलग है, क्योंकि 23rd पेयर क्या है हमारा? नॉन होमोलॉगस पेयर है, एक एक्स होता है और एक वाई मेल में। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे कितने हो गए? इफ आई टेल यू कि टोटल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये आ गए टाइप्स कितने हो गए हमारे?
24 क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें 22 तो हमारे पेयर होमोलॉगस हैं प्लस x प्लस y, तो टोटल नंबर हो गया हमारा 24, ठीक है। और क्रोमोसोम 1 की सबसे लास्ट में सीक्वेंसिंग हुई 2006 में आके, एंड दैट वाज व्हाट आई हैव टॉट यू, मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मैंने आपको 3 चीज़ें आप पढ़ाई, व्हाट इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट आर द गोल्स एंड व्हाट इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ाऊंगी और इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।